बेसिकली पैरासाइट्स दो तरीके से क्लासिफाई किए गए, एक तो प्रोटोजोअन्स और एक हेलमिन्ट्स। प्रोटोजोअन्स क्या होते हैं? फाइड इन हेलमिन्ट्स, यानी बेसिकली देखो इसमें जो होंगे ना वो सारे सेल्स होंगे, और इसमें जो होंगे वो वॉर्म्स, जो हम देखते हैं फ्लूक्स, वॉर्म्स, वो सब इसमें आएंगे, ठीक है। अब जो यूनिसेल्युलर प्रोटोजोअन्स है उसमें हमारे पास 3 मेन क्लास है। एक तो अमीबा, जितनी भी अमीबा आपने पढ़ी है, जितने भी फ्लैजिलेट्स हैं, फ्लैजिलेट्स यानी जिनमें मोटिलिटी है, और एपीकॉम्प्लेक्सा। तो एपीकॉम्प्लेक्सा याद रखना, बिकॉज इसके अंदर आता है मलेरिया, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो ये हो गए प्रोटोजोअन्स, अमीबा, फ्लैजिलेट्स एंड एपीकॉम्प्लेक्सा। और हेलमिन्ट्स में है हमारे पास सेम 3 क्लासेस, सिस्टोड्स, ट्रीमेटोड्स एंड नीमेटोड्स, ठीक है। सिस्टोड्स, ट्रीमेटोड्स एंड नीमेटोड्स। अब जो अमीबा है उसमें हमारे पास है दो तरह के। एक तो एंटमीबा हिस्टोलिटिका, जो आप सबको ही पता है, इंटेस्टाइन में जाके इंटेस्टिनल अमीबियासिस कराती है, फिर लीवर में जाके अमीबिक लीवर एब्सिस कराती है। सेकेंड वन इज फ्री लिविंग अमीबा, जो CNS में आती है। एंड CNS में 3 मेन है, नेग्लेरिया फाउलेरी, एकैंथमीबा एंड बालामुथियम एंड्रिलैरिस। सो ये तीनों जो है CNS के पैरासाइट्स हैं, ये इंटेस्टिनल में आएंगे। फ्लैजिलेट्स की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो फ्लैजिलेट्स में जियार्डिया, वो भी जियार्डिया लैम्ब्लिया, ये भी आपने इंटेस्टिनल फ्लैजिलेट पढ़ा है। सेकेंड वन इज ट्राइकोमोनास, ये क्या है? जेनाइटल फ्लैजिलेट। तो ट्राइकोमोनास वेजाइनलीज इन्फेक्शन करता है। थर्ड वन इज हीमोफ्लैजिलेट्स। तो हीमोफ्लैजिलेट्स में ब्लड के अंदर वाले आएंगे, तो कौन से? लेशमेनिया और ट्राइपैनोसोमा, परफेक्ट। मूविंग ऑन टू द थर्ड क्लास विच इज एपीकॉम्प्लेक्सा, जिसमें हमारे पास है प्रोटोजोन्स में मलेरियल प्रोटोजोन्स, बेसिकली मलेरियल पैरासाइट्स एंड बेबेसिया, opportunistic coccidian parasites such as toxoplasma gondii, जो प्रेग्नेंट वुमेन में टॉर्च में आता है, एंड क्रिप्टोस्पोरिडियम एंड या, और फिर है मिसलेनियस। मिसलेनियस नहीं भी याद रखोगे चलेगा। मेन 3 क्लासेस है। एंड देन कमिंग टू सिस्टोड्स, तो सिस्टोड्स में आते हैं हमारे पास डिफाइलोथ्रोबियम लाटा, टीनिया सजाइनाटा, टीनिया सोलियम, इकाइनोकोकस, हाइमेनोलेपिस नाना, आई डोंट नो व्हिच वन इज दिस, पर ये मेन। फिर आता है ट्रीमेटोड्स, ट्रीमेटोड्स और फ्लूक्स। तो इसको मैं कैसे याद रखती हूँ कि फ्लूक्स कैसे होते हैं? एकदम पतले होते हैं, पेपर जैसे पतले, पत्ती जैसे, लीफ जैसे पतले। तो उसको हम पतले को क्या बोलते हैं? स्लिम एंड ट्रिम। तो ट्रिम से ट्रीमेटोड्स। एंड देन वी हैव नीमेटोड्स। तो नीमेटोड्स में हमारे पास है इंटेस्टिनल और सोमैटिक। तो इंटेस्टिनल नीमेटोड्स यानी वो जो इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन करते हैं, और सोमैटिक यानी वो जो अदर देन इंटेस्टाइन टिश्यू में इन्फेक्शन करते हैं, तो उन्हें टिश्यू नीमेटोड्स भी बोलते हैं। इसमें हमारे पास 3 ही है, फिलारिया, ड्रैकुनकुलस एंड ट्राइचिनेला। एंड इंटेस्टिनल नीमेटोड्स में है हमारे पास ट्राइचुरीज, ट्राइचुरिया, एंटेरोबीज, हुकवर्म, स्ट्रोंगियोलॉइड्स, टर्कोरियालिस एंड एस्केरी। Okay, so hello friends, we are discussing about the life cycle of hookworm. तो हुकवर्म की लाइफ साइकिल समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि होस्ट कौन होते हैं हुकवर्म के। तो होस्ट हुकवर्म की लाइफ साइकिल में सिर्फ एक है, और वो है ह्यूमंस, ठीक है। ओनली वन होस्ट एंड दैट इज ह्यूमंस। अब ह्यूमंस में इन्फेक्टिव फॉर्म कौन सा है, वहाँ से बात करते हैं, क्योंकि जो इन्फेक्टिव फॉर्म है वो इन्फेक्ट करेगा। तो फिर इन्फेक्टिव फॉर्म जो है वो है L3 लार्वा, यानी कि फिलारीफॉर्म लार्वा, और ये इन्फेक्ट करता है ह्यूमंस को फ्रॉम सॉइल। तो बेसिकली ये जो है सॉइल में, सॉइल अब कोई कंटामिनेटेड फूड के इंजेक्शन से नहीं हो रहा है। नॉर्मली जितने भी इंटेस्टिनल पैरासाइट्स हैं वो कंटामिनेटेड फूड या फीसीज या कुछ भी ऐसी चीज़ से आ रहे हैं, पर ये जो है ये सॉइल में पाया जाता है, और इसलिए इसका कोई दूसरा होस्ट नहीं है, सिर्फ ह्यूमंस इसके होस्ट हैं। पहली बात, ओनली वन होस्ट दैट इज ह्यूमंस। सेकेंड बात की इन्फेक्टिव फॉर्म है L3 लार्वा, और वो L3 लार्वा जो है वो ह्यूमंस में आता है सॉइल में से, बेयरफुट वॉकिंग इन डैम्पन सॉइल में से कट्स के थ्रू पेनिट्रेट करता है फिलारीफॉर्म लार्वा, यानी कि L3 लार्वा, और फिर आता है उसका माइग्रेटरी फेज। माइग्रेटरी फेज में वो लार्वा जो है वो
वीनस सर्कुलेशन में पहुंच जाता है पेनिट्रेट करके स्किन को, और फिर वीनस सर्कुलेशन से वो लंग्स में पहुंचता है। एंड लंग्स में क्या होता है, वहाँ से वो एल्वियोलर स्पेस में पहुंचता है बेसिकली, और एल्वियोलर फेस से फिर बाहर निकल के फैरिंग्स तक आता है, और फैरिंग्स से फिर हम उसे स्वॉलो कर लेते हैं। तो मेन वो अपनी जगह पे पहुंच जाता है, वो है जीआईटी, स्वॉलोइंग ऑफ स्पूटम के कारण। ओके, नाउ जीआईटी में क्या होता है, तो हुकवॉर्म का जो लार्वा है अब वो डेवलप होता है इनटू एडल्ट मेल एंड फीमेल, L3 से डेवलप होगा और फिर फर्टिलाइज करेगा, और जो ग्रेविड फीमेल है वो 25,000 जितने एग्स एक दिन में ले करती है। एंड वो जो एग्स हैं वो हमारे फीसीज में निकल जाते हैं एंड सॉइल को कंटामिनेट करते हैं, एंड देन सॉइल में वो जो एम्ब्रियोनेटेड एग्स निकले हैं हुकवॉर्म के, वो L1, L2 और L3 ये तीनों स्टेज में डेवलप होते हैं और फिर से इन्फेक्शन करते हैं। दिस इज हाउ द लाइफ साइकिल। सो बेसिकली अगर हम हुकवॉर्म की पैथोजेनिसिटी की बात करें तो वो हमें कैसे प्रॉब्लम कॉज कर रहा है, वो हमारे इंटेस्टिनल वॉल में अटैच होके कट्स बना के ब्लीडिंग करवा रहा है, और हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स रिलीज कर रहा है और एंटीकोआगुलेंट रिलीज कर रहा है। तो दो चीज़ें वो रिलीज कर रहा है, एंटीकोआगुलेंट्स और हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। Other than that, it is attaching to the intestinal wall, making cuts in the intestinal wall, bites, buccal capsule and teeth, and then sucking the blood. How? So via contraction of the esophagus. So उसकी ईसोफेगस को कंट्रैक्ट करके वो ब्लड सक कर रहा है। दिस इज अबाउट द पैथोजेनिसिटी। नाउ टॉकिंग अबाउट क्लिनिकल फीचर्स, तो हुकवॉर्म इन्फेक्शन पहले तो दो तरह के क्लिनिकल फीचर शो करता है, एक ड्यू टू द एडल्ट वॉर्म इन इंटेस्टाइन, अदर देन दैट दूसरा ड्यू टू द माइग्रेटिंग लार्वा। सो अडल्ट वॉर्म इन इंटेस्टाइन के कारण जो मेन चीज़ें होती हैं तो वो ये होती है कि पहले तो कुछ होता ही नहीं है, बंदा एसिम्टोमेटिक रहता है जब तक वार्म लोड कम है। तो सारे क्लिनिकल फीचर्स बेसिकली वार्म लोड पे डिपेंड करते हैं। वार्म लोड जैसे जैसे बढ़ता है तो अर्ली इंटेस्टिनल फेज शो होती है, जिसमें कि एपीगैस्ट्रिक पेन और इन्फ्लेमेशन, डायरिया, एब्डोमिनल सिम्टम्स, इयोसिनोफिलिया, ये सब होता है। जब और वार्म लोड बढ़ जाता है और क्रॉनिक इन्फेक्शन विथ हैवी वार्म लोड होता है तो क्या होता है कि पेशेंट जो है वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया शो करता है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के साथ साथ प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन भी होता है, और अदर देन दैट जब वर्स्ट केस हो जाता है तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और इस तरह के सिम्टम्स आने लगते हैं, क्योंकि अनीमिया सिवियर हो चुका है पेशेंट को। तो ये तीन इंटेस्टिनल फेज से। अदर देन दैट अगर हम बात करें माइग्रेटिंग लार्वा के कारण क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, सो बेसिकली पहले तो क्यूटेनियस लीजन जिस साइट पे हुआ है, जहाँ से उसने पेनिट्रेट किया है, वहाँ पे ग्राउंड इच यानी कि डर्मेटाइटिस और मैक्युलोपैपुलर रैशेज, ऐसे ग्राउंड इच जैसे मैनिफेस्टेशंस आएंगे। एंड देन अगर जब वो वॉर्म आपके पूरे फैरिंग्स, एल्वियोलाई से फैरिंग्स तक के सफ़र में है तो आपको न्यूमोनाइटिस जैसे सिम्टम्स आ सकते हैं। नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट लैब डी। तो बेसिकली मेन बात यही है कि अब हुकवॉर्म का इन्फेक्शन हो चुका है, डायग्नोस कैसे करें। सो दो ही एक डायग्नोस के तरीके, एक तो हमारा पीसीआर कर लो आप स्टूल सैंपल लेके। ओके, पीसीआर इज द मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, एंड अदर देन दैट मेन जो है वो है स्टूल माइक्रोस्कोपी। तो स्टूल की माइक्रोस्कोपी में पैरासाइट का जो एग है वो हम बेसिकली देखते हैं। तो इसका एग कैसा होता है, तो ये रही फोटो। इसके एग में होते हैं 4 ब्लास्टोमियर्स, 4 से लेके 32 तक कितने भी हो सकते हैं। तो इसमें 4 है टिपिकल, और इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर्स हैं। और जो ये ब्लास्टोमियर है और जो वॉल है उसके बीच में एक क्लियर स्पेस है। एगशेल और एम्ब्रियो, ये जो एम्ब्रियो है और ये एगशेल है, इसके बीच में एक क्लियर स्पेस है। ये दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। ब्लास्टोमियर्स पहली कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये बाइल स्टेन नहीं है, ये ट्रांसपेरेंट है, इट इज़ नॉट येलो।
सो ये बाइल स्टेन भी नहीं होता है। और जब अगर पेशेंट में सैंपल जो है उस पर वायरल नहीं, पैरासाइट लोड बहुत कम है, तो क्या होगा, हमें कॉन्सेंट्रेशन टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ेगी जिससे कि हमें दिख सके ये एग। तो जब हम कॉन्सेंट्रेशन टेक्निक्स यूज़ करते हैं तो इसमें जो है हम स्टूल कॉन्सेंट्रेशन के लिए उसको फ्लोट करवाते हैं, यानी हम एक ऐसा सल्यूशन यूज़ करते हैं जिसकी डेंसिटी इस हुकवर्म के एग की डेंसिटी से ज़्यादा हो, जिससे कि ये हुकवर्म हल्का होने के कारण ये जो इसका एग है वो फ्लोट करेगा। तो बेसिकली चौथी प्रॉपर्टीज़ की यही है कि ये फ्लोट करता है सैचुरेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में। So hello friends, now we are talking about strongyoloids. तो strongyoloids को हम क्या बोलते हैं, मिलिट्री वॉर्म भी बोलते हैं। मिलिट्री वॉर्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो फीसीज ऑफ फ्रेंच सोल्जर्स में पाया गया था सबसे पहले। ठीक है, तो स्ट्रोंगियोलॉइड्स स्टर्कोरियालिस एक वॉर्म है जो कि इंटेस्टिनल इन्फेक्शन करता है, और ये जो है ये एक नीमैटोड है। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट इसकी लाइफ साइकिल, तो सिमिलर टू हुकवर्म ही इसकी लाइफ साइकिल है। ये L3 लार्वा जो है ये सॉइल में पाया जाता है, और वहाँ से क्यूटेनियस लीजन्स कोई होते हैं अगर, तो वहाँ से इन्फेक्शन हो जाता है, और फिर लार्वा जो है उस लीजन में से पेनिट्रेट करता है स्किन को। तो कौन सा लार्वा, L3 लार्वा, फिलारीफॉर्म लार्वा भी बोलते हैं इसे, ये इन्फेक्टिव फॉर्म होता है। अब जो है ये लार्वा आपके अंदर आ चुका है, अब ये माइग्रेटरी फेज में जाएगा, यानी कि वीनस सर्कुलेशन तक पहुंच जाएगा स्किन को पेनिट्रेट करने के बाद, और वीनस सर्कुलेशन में से ये फिर जाएगा लंग की एल्वियोलाई में, एंड वहाँ से फेरिंग्स में आएगा। तो ये सब इसके माइग्रेटरी फेज में हो रहा है। फेरिंग्स में आप इसे स्वॉलो कर लेंगे स्पूटम को अपने, एंड देन ये जीआई में पहुंच जाएगा। जीआईटी इसकी मेन जगह है एक्शन की। अब जीआईटी में आके क्या होगा, तो यहाँ से मेन कहानी है। तो लार्वा जो है वो एक एडल्ट फीमेल वॉर्म में डेवलप हो जाएगा। हमने हुकवर्म में देखा था कि मेल और फीमेल दोनों में ही डेवलप हो रहे हैं। फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इसके अनएम्ब्रियोनेटेड एग्स फीसीज में रिलीज होते हैं, सॉइल में जाके डेवलप होते हैं। पर यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे जो L3 लार्वा है वो डेवलप होगा 2 बार मोल्ड करके सिर्फ और सिर्फ फीमेल में, और फीमेल में पार्थेनोजेनेसिस द्वारा वॉर्म ने एग्स ले किए हैं, अब वो मोल्ड करके L1 लार्वा में कन्वर्ट होंगे, और वहाँ से फिर सॉइल में चले जाएंगे, और सॉइल में डेवलप होके फिर से हमें री इन्फेक्ट करेंगे। लेकिन एक दूसरा भी तरीका है हमें इन्फेक्शन का, और वो है ऑटो इन्फेक्शन। ऑटो इन्फेक्शन क्या होता है, तो ये जो L1 लार्वा है ये सॉइल में जाने की बजाय, सॉइल में कैसे जाएंगे, स्टूल के थ्रू, तो सॉइल में जाने की बजाय ये वापस से L2 में डेवलप हो हमारे बॉडी के अंदर ही, और फिर L3 में डेवलप हो, और फिर वो जो L3 है वो ऑटो इन्फेक्शन कर दे वाया रिवर्स पेरिस्टालसिस, तब ऐसा हो सकता है। और रिवर्स पेरिस्टालसिस के थ्रू ये हमें ऑटो इन्फेक्शन कर सकते हैं। अदर देन दैट ये जो है हमारे इंटेस्टिनल या पेरिएनल स्किन के जो ब्लड वेसल्स हैं उनको पेनिट्रेट करके वीनस सर्कुलेशन में फिर से आ सकते हैं। तो ये 2 तरीके हमने बताए ऑटो इन्फेक्शन के, रिवर्स पेरिस्टालसिस और पेनिट्रेशन ऑफ क्यूटेनियस वेसल्स। अदर देन दैट माय फ्रेंड, जो फीचर्स बेसिकली यानी कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस आती हैं स्ट्रोंगियोलॉइड्स के इन्फेक्शन के कारण, तो अगर हम उस पर फोकस करें तो उसमें है एक सेकेंड, या देयर यू गो। तो उसमें है हमारे पास माइग्रेटिंग लार्वा के कारण आने वाले फीचर्स, और फिलारीफॉर्म लार्वा जो बन चुका है एडल्ट वॉर्म में उसके कारण आने वाले फीचर्स। तो माइग्रेटिंग लार्वा से क्या इन्फेक्शन, माइग्रेटिंग लार्वा जो है वो हमें क्या प्रॉब्लम करेगा, तो एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन करेगा, रैशेस करेगा, क्यूटेनियस लार्वा माइग्रेंस करेगा।
अदर देन दैट एडल्ट वॉर्म क्या करेगा, तो एडल्ट वॉर्म जो है वो एपिगैस्ट्रिक पेन, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, ब्लड लॉस ये करेगा। अब इसी का एक बहुत सिवियर फॉर्म होता है जो कि हैवी लार्वा लोड के कारण होता है और उसे बोलते हैं हाइपर इन्फेक्शन सिंड्रोम। तो हाइपर इन्फेक्शन सिंड्रोम क्या होता है? सो हाइपर इन्फेक्शन सिंड्रोम मेरे फ्रेंड्स ये होता है कि अगर होस्ट जिसको स्ट्रोंगियोलॉइड्स टर्कोरियालिस ने इन्फेक्ट किया है उसकी इम्यून स्टेटस इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, यानी कि या तो ड्यू टू HIV, ड्यू टू ग्लूकोकॉर्टिकॉइड थेरेपी, ड्यू टू HTLV वायरस, HTLV1 वायरस, ड्यू टू मैलिग्नेंसीज, तो ये ट्रांसप्लांट रिसीव करने के कारण इन सब रीज़न से इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है। सो क्या होगा, एक लार्ज नंबर ऑफ साइकिल्स रिपीट होंगी ऑटो इन्फेक्शन की और उसके कारण जो है डिसेमिनेटेड स्ट्रोंगियोलॉइडियासिस होगा, यानी कि CNS, पेरिटोनियम, लीवर, किडनी ऐसी सारी जगह पे स्ट्रोंगियोलॉइड्स टर्कोरियालिस का लार्वा L3 वो है माइग्रेट कर देगा, ठीक है। और CNS का इन्वेजन हो जाएगा, CSF में भी लार्वा दिख सकते हैं ना। CSF इज स्टराइल फ्लूइड ना, इमेजिन अगर उसमें लार्वा दिख रहे हैं तो लोड कितना होगा वॉर्म का। टॉकिंग अबाउट हाउ टू डायग्नोस, तो मेनली स्टूल माइक्रोस्कोपी ही है इसका तरीका और कॉन्सेंट्रेशन टेक्निक से यील्ड इंक्रीज की जा सकती है इन पेशेंट्स विथ लो वॉर्म लोड। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट अदर मेथड्स, तो एक अलाइसा है और एक है RT-PCR यानी रियल टाइम PCR। और माइक्रोस्कोपी में स्टूल के अलावा जो दूसरा सैंपल हम लेते हैं वो है एक एंटेरो टेस्ट से हम ड्यूओडेनल एस्पिरेट ले सकते हैं।